हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक हमारी कहानियां, हमारे एक्सपीरियंसेस और कुछ एडवाइस लेके, ताकि यू कैन रीच वेयर यू वांट टू रीच इन लाइफ। इस हफ्ते का एपिसोड चालू करने से पहले वी हैव 2 अनाउंसमेंट्स जो हमने लास्ट वीक भी बोले थे। पहला अनाउंसमेंट ये कि हम ग्रो कर रहे हैं एंड बिकॉज वी आर ग्रोइंग वी नीड एसोसिएट्स विद अस। तो अगर आप किसी भी फॉर्मेट में हमें हेल्प कर सकते हैं, वेदर इट इज़ ऑडियो एडिटिंग, ट्रांसक्रिप्ट राइटिंग या डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क जो आपको लगता है इस पॉडकास्ट में हेल्प कर सकता है, तो आप हमें लिख सकते हैं contact@thegoodtalk.in। अगर आप श्योर नहीं है कि आप किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं, पर फिर भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें एक ईमेल कीजिए एंड आपसे बात करके हम फिगर आउट करेंगे कि हम कैसे साथ में काम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही प्री रिक्विजिट है कि आप हफ्ते में मिनिमम 1.5 आवर इस पॉडकास्ट के लिए निकाल सकते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड वे टू कंट्रीब्यूट टू द पीपल अराउंड अस, क्योंकि हमने पॉडकास्ट जब चालू किया था तो हमारी होप यही थी कि हम खुद इम्प्रूव कर सके और हमने जो सीखा है वो दूसरों से शेयर कर सके। सो इफ़ इन एनी वे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं हमें, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा एंड इट वुड ऑल्सो गिव यू अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमें करना है वो ये है कि हमारा 20th एपिसोड इज़ ऑलमोस्ट हियर, और ये एपिसोड इज़ ऑल अबाउट यू, यानी कि हमारे लिसनर्स। इस एपिसोड में हम सिर्फ और सिर्फ आपके भेजे हुए क्वेश्चंस को ही डिस्कस और आंसर करेंगे। सो अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए contact@thegoodtalk.in पर, एंड 20th एपिसोड में हम उन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड। हम अपनी इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज मैं सागर को इंटरव्यू करूंगा उनके लाइफ के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे, या ऐसे प्रिंसिपल्स पे जो वो अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं नेविगेट करने के लिए। तो सागर, आपके लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या है? चल बिफोर मैं अपने गाइडिंग प्रिंसिपल शेयर करूं, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूं कि ये प्रिंसिपल्स मैंने ढूंढे कैसे थे। हम जब ग्रो करते हैं इन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड, जब तक हम बड़े होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं एंड जस्ट लाइक अ स्पंज हम सब कुछ एब्जॉर्ब करते जाते हैं। जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे पास कोई रूल नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं होता उसको एब्जॉर्ब करने का, क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता एज वी आर ग्रोइंग। एक पॉइंट आता है जब हमें पता नहीं चलता कब, पर कुछ चीज़ें घर कर जाती हैं जैसा कहते हैं, और वो हमारी लाइफ को गाइड करने लगती हैं। अपने प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जिसको आप जनरली इंपॉर्टेंस देते हैं। दिस कैन बी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं, ऐसी चीज़ें जो आप देखते हैं, ऐसे लोग जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं, या फिर ऐसे काम जो आपने किए हैं जो आपको बहुत पसंद है कि आपने किए हैं, जिनका आप क्रेडिट लेना चाहते हैं चीज़ों में। इनसे आपको पता चलता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप वैल्यू करते हैं। दीज फॉर्म योर वैल्यूज़, और वैल्यूज से ही आपके प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई रीच माई ओन प्रिंसिपल्स, या हाउ आई फाइंड आउट माई ओन प्रिंसिपल्स कि मैं कौन से प्रिंसिपल्स लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। सो जस्ट वॉन्टेड टू पुट दिस आउट देयर एज अ गाइड फॉर पीपल हु वॉन्ट टू फाइंड आउट कि उनके वैल्यूज़ या प्रिंसिपल्स क्या हैं। सागर, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बोली। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वंस यू हैव आइडेंटिफाइड सम ऑफ द प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, आपको कॉन्शियसली उनको पिक एंड चूज़ भी करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कौन सा प्रिंसिपल मेरे फेवर में वर्क कर रहा है और कौन सा प्रिंसिपल या कौन सी वैल्यू मैंने ऐसी निकाल ली लाइफ में से जो मुझे सर्व नहीं कर रही है। एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड एंड मेड दैट डिस्टिंक्शन, आप पिक चूज़ कर सकते हैं कि अब आपके बेसिक प्राइमरी प्रिंसिपल्स क्या हैं जो गाइड करेंगे आपकी लाइफ को। इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, और उन वैल्यूज़ में से आप पिक कर सकते हो कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो आपको स्टैंड आउट करते हैं। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे तो उसमें से आप अपने टॉप 5 या टॉप 10 वैल्यूज़ निकाल पाएंगे, और उसके थ्रू देन यू कैन गाइड योर लाइफ अकॉर्डिंगली। बहुत अच्छी टिप्स थी सागर। सो इसके साथ हम मूव करते हैं कि आपके लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो सागर, आपका फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल है पेशेंस। मुझे लगता है कि लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो उसमें समय लगता है। कोई भी चीज़ जो आपको बिल्ड करनी है, इफ़ इट इज़ वर्थ बिल्डिंग, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। आपकी लाइफ भी एक तरह की बिल्डिंग है जिसको आप स्टार्ट करते हैं एक सर्टेन प्लान के साथ, और उस प्लान को इम्प्रूव करते करते आप उसको कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब आप लाइफ बिल्ड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करते जाएंगे। आप अपने आप को ग्रो करेंगे, आप अपनी रिलेशनशिप्स को ग्रो करेंगे, आप अपनी मनी, वेल्थ, अपनी हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअलिटी, इन सबको धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे। और किसी भी चीज़ में जिसको आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त लगता है।
एंड अगर आप उस दौरान पेशेंट नहीं है तो यू विल कॉन्स्टेंटली फील एन एंग्जाइटी, आपको कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस आता रहेगा, जिससे आपकी लाइफ का सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम हो जाएगा। मेरा डाउट इसमें सबसे पहला ये है कि आज की सोसाइटी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे ही बेस्ड है, पेशेंस निकाल के ला पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग आस्क आउट ऑफ योर सेल्फ कि आप पेशेंट रहें रिजल्ट्स आने तक। सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? आप कैसे पेशेंस रखते हैं अपनी चीज़ों में? क्योंकि मैं थोड़ा क्रिएटिव हमेशा से रहा हूँ, सो आई हैव सीन फर्स्ट हैंड कि कब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं और कब आप वो चीज़ फिनिश करते हैं, उसमें एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता ही होता है। तो आप बीच में कितनी भी जल्दी मचा लें, किसी चीज़ को क्रिएट करने में उतना ही टाइम लगेगा, वेदर ये कोई सॉन्ग है या कोई बुक है, या फिर इवन इफ़ यू आर रीडिंग अ बुक, तो आप कितना भी तेज़ पढ़ ले, पर आपकी कोई तो लिमिट होगी जिस स्पीड पे आप उस बुक को पढ़ सकते होंगे। तो उसके साथ पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब क्योंकि हमारे चारों तरफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए अलग अलग चीज़ें रहती है, जैसे फ़ोन है स्पेशली, तो हमें आदत पड़ जाती है चीज़ें जल्दी करने की। लेकिन अगर आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना है तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप जानबूझ के चीज़ों को स्लो करें। अगर आप एक फ़ोटो खींचते हैं और आपकी आदत है कि फ़ोटो खींचते हैं उसको इंस्टेंटली इंस्टाग्राम पे डालना है, तो आप इस चीज़ को डिले कर दीजिए। आप फ़ोटो खींचे और एक हफ्ते बाद उसको इंस्टाग्राम पे डालिए। आपको काफ़ी तकलीफ होगी शुरुआत में ये करने में, पर जब आप ये करेंगे तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो होल्ड है आपके ऊपर, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ये मैंने आपकी लाइफ में और भी जगह देखा है, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं किसी को पिक करने और सामने वाला पर्सन, मोस्टली जो कि मैं ही होता हूँ, लेट हो जाते हैं, आप बहुत कंफर्टेबली बैठे रहते हैं कार में और आपको कभी पैनिक नहीं होता है कि अरे 5 मिनट चले गए, 6 मिनट चले गए। और ऑन द कॉन्ट्ररी मैं देखता हूँ अगर मेरे को किसी ने 5 मिनट भी वेट करा दिया है तो मेरे को बहुत बुरा लग जाता है और मैं आई स्टार्ट क्रिबिंग कि अरे इतनी देर थी, जब इतना ही लेट होना तो मेरे को लेट बोल देते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करा दिया। तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? आप कैसे उस चीज़ को सोचते हैं जब आप कार में बैठे हैं और सामने वाला अभी 15 मिनट से आया नहीं है, तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? इस स्पेसिफिक कंडीशन या सिचुएशन में तो मेरा सिंपल रूल ये है जो मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैं चूज़ करता हूँ समय पे पहुँचना। मैं किसी को नहीं कहता कि उसको भी अपने समय पे पहुँचना ही होगा। तो इट इज़ अ चॉइस ऑन माई बिहाफ कि मैं जानबूझ के हर जगह समय से पहुँचता हूँ, भले वो किसी को पिक करने हो, भले वो फ्लाइट के लिए हो या बस के लिए हो या कहीं जाने के लिए एंड सो ऑन, मैं जानबूझ के समय पे पहुँचता हूँ। ये एक पुरानी आदत है जो मेरे साथ चली आ रही है, पर बिकॉज आई एम कॉन्शियस अबाउट इट, तो जब भी मैं पहले समय पे पहुँच जाता हूँ या समय से पहले पहुँच जाता हूँ, मेरे को पास कंप्लेन करने का कोई रीज़न नहीं रहता, क्योंकि आई एम नॉट लेट, आई एम नॉट गेटिंग लेट बिकॉज ऑफ द पर्सन, आई एम जस्ट देयर ऑन टाइम। तो इसीलिए क्योंकि मैंने चूज़ किया है वहाँ पे समय पे पहुँचना, या तो मैं खुद ही चूज़ कर लूँ कि मैं लेट ही पहुँचूंगा ताकि सामने वाले से मैं और ज़्यादा लेट हूँ। मैंने इससे भी एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन मैंने देखा है कि उससे मुझे तकलीफ और ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं जानबूझ के चूज़ करके समय पे पहुँचता हूँ। एक ये, दूसरा ये कि जब मैं किसी जगह पे समय पे पहुँच चुका हूँ तो मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ करने के लिए रहती है। हो सकता है मैं कोई सॉन्ग शांति से बैठ के सुन सकता हूँ, या फिर मेरे को जिस बारे में कुछ गूगल करना था मैं उसको गूगल कर लेता हूँ, या फिर किसी आर्टिस्ट के बारे में मैं पढ़ना चाहता था या किसी बारे में मैं पढ़ना चाहता था मैं वो कर लेता हूँ। बेसिकली अगर मैं कहीं पे पहुँच चुका हूँ तो मैं उस समय को, उस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फुल फन मुझे दे के जाए, पर क्योंकि हर चीज़ में समय लगना ही है, तो प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज़ हाउ आई डू इट। एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि हमारे आसपास की सोसाइटी और सराउंडिंग्स ऐसी बन गई हैं जो पेशेंस को अब रिवॉर्ड नहीं करती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखेंगे तो पहले ऐसा हुआ करता था कि लैंडलाइन फ़ोन से आपको किसी से बात करनी होती थी, आप फ़ोन लगाते थे, वो घर पे नहीं होता था तो वो शाम को आके आपको कॉल करता था एंड यू आर ओके विथ इट। बट मोबाइल आ गया, और अब मोबाइल आ गया और आपने किसी को कॉल किया और उसने कॉल पिक नहीं किया है और 10 मिनट बाद आपको कॉल किया है, तो वही चीज़ आपको बुरा भी फील करा देती कि फिर मोबाइल रखने का फ़ायदा क्या हुआ। बट दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू गो अबाउट इट। अगर आपको किसी बेनिफिट का एडवांटेज लेना है तो यू हैव टू अप्रिशिएट जिससे बेटर हो रहा है, रेदर देन कंप्लेन कि उससे क्या कम हो रहा है। एंड दिस गोज बैक टू द सेम थिंग कि पहले ऐसा था कि आप मजबूरी में धीमे थे, और अब ऐसा है कि आपको खुद धीमा होना पड़ता है। इस चीज़ में प्रैक्टिस लगती है। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं जहाँ पे मैं अपना पेशेंस एक्चुअली खो देता हूँ और मुझे लगता है कि कोई चीज़ जल्दी क्यों नहीं हो रही। स्पेशली ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगती है, जैसे कि वर्कआउट करना फॉर एग्जांपल, और उसमें ग्रोथ जब नहीं होती तो मुझे लगता है कि ये हो क्यों नहीं रहा, एंड आई ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। पर देन दूसरे एरिया में जो मैं पेशेंस दिखाता हूँ मुझे इस एरिया में थोड़ा सा हेल्प करता है। तो
पेशेंस को फॉलो करना मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पूरे समय बुद्ध रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपकी जो भी पावर होगी वो बार बार टेस्ट होगी और उससे आपकी वो पावर और स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही सागर आपने। जब लॉन्ग प्रोजेक्ट्स की बात आती है, जैसे कि हेल्थ की बात कर लें, या फिर आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा वेंचर है जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, या आप कोई रिलेशनशिप फिक्स करना चाह रहे हैं, तो उसमें पेशेंस की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है तो वो एक दिन में या एक हफ्ते में तो फिक्स होगी नहीं। इट वुड टेक टाइम। एंड यहाँ पे जो इंसान पेशेंट नहीं है उसको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, बट जो इंसान पेशेंट है और कंसिस्टेंटली वर्क करने के लिए तैयार है उसके पास डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। ये वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि जब आप हंसते हैं तो दुनिया आपके साथ हंसती है, और जब आप रोते हैं तो सिर्फ आप अकेले रोते हैं। तो पेशेंस के साथ यही चीज़ हो जाती है। जब आप जल्दबाजी मचाते हैं तो सिर्फ आप ही जल्दी में हैं। बाकी आपके आसपास का जितना एरिया है या जो भी सिचुएशन है वो उसी स्पीड पे चल रही है जिस पे वो नॉर्मली चलती है। तो अगर आप जल्दबाजी में नहीं रहेंगे तो आपका माइंड ज़्यादा शांत रहेगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट बेटर। डेफिनेटली सागर। सो इसके साथ हम आपके नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट गाइड्स योर लाइफ? जो मेरा सेकंड प्रिंसिपल है, इट्स अबाउट ड्रीमिंग। मैं कॉन्स्टेंटली कोशिश करता हूँ कि मैं लाइफ में आगे जो मुझे चीज़ें करनी है या जो मुझे मिलनी है, जो मुझे चाहिए, उनके बारे में ड्रीम करूँ। हो सकता है कि ये रियलिटी से बिल्कुल कनेक्टेड ना हो, कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि एक मेरा कॉन्स्टेंट ड्रीम हमेशा रहता है कि मेरे को एक बार स्पेस में जाना है। आई वॉन्ट टू एक्चुअली फील द वेटलेसनेस इन स्पेस। ठीक है, तो ये किस तरह का ड्रीम है जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल मुझे लगता है। और कुछ ड्रीम्स मेरे बहुत छोटे होते हैं कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है या पर्टिकुलर चीज़ लेके आनी है वगैरह वगैरह वगैरह। इसका रीज़न ये है कि जब मैं ड्रीम करता हूँ तो मैं लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ देखता हूँ, और पॉसिबिलिटीज़ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ इट इज़ वर्थ डूइंग। ड्रीम करने के साथ तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं आपका रियलिटी से टच इतना बढ़ जाता है कि आपके ड्रीम करने वाला मसल बड़ा कमज़ोर हो जाता है। सो नाउ यू ओनली ड्रीम फॉर थिंग्स जो आपको लगता है कि हाँ ये तो हो ही जाएंगी, एंड यू स्टॉप हैविंग ड्रीम्स जो आपको लगता है थोड़े से पॉसिबिलिटी के रेलम के बाहर है, या आपकी फैंटेसीज तो बिल्कुल नेगेटिव में हो जाती है। एंड उसका इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट से आउटकम पे भी दिखता है, क्योंकि अब हम वही चीज़ें चाह रहे हैं जो हमारी रीच में है, तो हम इफ़र्ट्स भी उतने ही डालते हैं जितना बहुत आसानी से हो जाता है। एक पर्टिकुलर वर्ड है जिससे मुझे पर्सनली काफ़ी तकलीफ भी है और काफ़ी एक तरह से डर भी लगता है, विच इज़ रूटीन। जैसे ही हमारा माइंड रूटीन में फंसता है तो जो भी हम कर रहे होते हैं, भले ही हम नॉर्मल काम ही कर रहे हैं, पर वो हमें नेगेटिव लगने लग जाता है अपने आप। जैसे ही कोई चीज़ एक पैटर्न में या एक रूटीन में चलती है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उसको बोरिंग बना देता है, और क्योंकि चीज़ें बोरिंग होती है एंड वी आर लिविंग दैट बोर्डम एवरी डे, तो हमें लगता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। जब आप ड्रीम करते हो कॉन्शियसली, जब आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो या ऐसी जगहों के बारे में सोचते हो जो आप अचीव करना चाहते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो, तो एटलीस्ट माइंड के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो है उम्मीद, यानी कि होप। आपको एक होपफुलनेस फील होती है कि नहीं, जो भी हम कर रहे हैं इट्स ओके, पर हमारी लाइफ में कुछ तो अच्छा आगे आने वाला है। तो जब आप ये ड्रीमिंग की बात करते हैं, सो इज़ इट समथिंग यू डू कॉन्शियसली या फिर इट इज़ अ जनरलाइज थिंग? तो आपने कोई टाइम सेट असाइड कर रखा है जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं, या इट इज़ जस्ट जनरल कि जब भी टाइम मिलेगा तो यू वुड मेक सम ड्रीम्स, यू वुड रिसर्च अबाउट देम? हाउ डू यू गो अबाउट इट? मैंने देखा है कि हमें ड्रीम्स या सपने ना रैंडमली आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जब बैठेंगे उसी वक्त वो चीज़ होगी, क्योंकि अगेन दैट बिकम्स बोरिंग एंड रूटीन, राइट। तो मैंने एक लिस्ट बना रखी है विच आई कॉल द 100 थिंग्स। ये ऐसी 100 चीज़ें जो मुझे लाइफ में कभी करनी है। इस कैन बी समथिंग आई कैन डू, जैसे कि स्काई डाइविंग। इट कैन बी समथिंग लाइक विच आई कैन बाय, जैसे कि ड्रम किट, या फिर इट कैन सिंपली बी सीइंग कोई जगह या मीटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन एंड सो ऑन। अब जब आप 100 चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंस का कोई रोल नहीं है। कोई ड्रीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं इसमें इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि नाउ सारा चैलेंज है 100 तक पहुंचना। एंड यू विल बी सरप्राइज कि हमारे पास 100 से ज़्यादा ड्रीम्स होते हैं जिनके बारे में हम कभी लिखते नहीं है, जिनको हम एक्नॉलेज नहीं करते। तो मैं हमेशा इस लिस्ट में ड्रीम्स डालता रहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ ये उतना अच्छा या उतना रिलेटेबल ड्रीम नहीं है, तो या तो मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ या फिर मैं उसको हटा देता हूँ। एंड आई ट्राई कि मैं 100 से लेके 110 के आसपास की लिस्ट हमेशा मेंटेन करके चलो। इसमें होता ये भी है कि जब हम लाइफ में ग्रो करते हैं तो वी आउटग्रो सम ऑफ आवर ड्रीम्स। जैसे हमारा एक कॉमन ड्रीम था जब हम अपने 20s में थे कि हमें हायाबुसा चाहिए। अब वो ड्रीम होल्ड नहीं करता क्योंकि हमें नहीं चाहिए। सो जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं आपके ड्रीम्स भी ग्रो करते हैं, वो इवॉल्व करते हैं,
बट इसमें ज़रूरी ये है कि ड्रीमिंग का प्रोसेस चलता रहना चाहिए। ड्रीम्स इवॉल्व कर सकते हैं पर वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। एक चीज़ और आप जो कर पाते हैं लिस्ट बनाने से, वो है कि आप टिक ऑफ कर पाते हैं चीज़ें जब वो हो जाती हैं। और जैसे ही वो आप छोटी चीज़ भी उस लिस्ट में टिक ऑफ करते हैं, तो आप में एक बिलीफ आती है कि व्हेन यू ड्रीम दोज ड्रीम्स कैन कम टू यू। और यही सब कुछ है कि हमें बिलीफ रहे कि हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं, एंड दैट्स व्हाई आई ड्रीम। इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ मैं नेक्स्ट आपके प्रिंसिपल पे मूव करने से, कि अच्छी चीज़ें सभी लोगों की लाइफ में हो रही है। इट इज़ जब आप टिक ऑफ करते हैं तो आप कॉन्शियसली नोटिस करते हैं एंड यू हैव अ मैनुअल जिसमें दिखता है कि अच्छा ये 50 चीज़ें हो गई है मेरी लाइफ में जो कभी इम्पॉसिबल लगती थी। वो 50 चीज़ें किसी और की लाइफ में भी होगी जो उनको नोटिस नहीं कर रहा है, और सारा फोकस उन्हीं चीज़ों पे है जो नहीं हुई है। सो सेटिस्फैक्शन का और बिलीफ का लेवल बहुत चेंज हो जाता है। सो मेंटेनिंग अ लिस्ट एंड टिकिंग देम ऑफ इज़ अ वेरी गुड वे टू हैव अ बिलीव कि चीज़ें पॉसिबल हैं, एंड ऑल्सो हैव अ सेटिस्फैक्शन कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी। इसमें एक लास्ट टिप है कि मैं जानबूझ के टॉप 10 ड्रीम्स या टॉप 25 ड्रीम्स की लिस्ट नहीं बनाता, क्योंकि आपको नहीं पता आपके लिए कौन सा ड्रीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियसली हमें एक पर्टिकुलर ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, पर एज वी लिव लाइफ वी रियलाइज़ कि अच्छा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितनी ये दूसरी चीज़ थी। और इसलिए 100 चीज़ों की लिस्ट है, क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि इंपॉर्टेंस बिकम्स कम्प्लीटली इररिलेवेंट और आपके सारे छोटे से छोटे ड्रीम्स भी उसमें आ पाते हैं। मुझे ये भी लगता है कि 10 चीज़ों की लिस्ट बनाना आप अपने आप को बहुत कम में सेल कर रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत अबंडेंट है और बहुत बड़ी है। सो सिर्फ 10 ही चीज़ें ऐसी हैं जो करना बहुत ही कम आस्क हो जाता है अपनी बीइंग से। सो 100 थिंग्स इज प्रॉब्ली अ रीजनेबल आस्क। विद दिस वी मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। सागर, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपका लाइफ में? मेरा थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सेल्फ केयर। और अगर मैं इसको समराइज करूँ एक सेंटेंस में, तो इट सिंपली मीन्स कि आई कम फर्स्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंप्लीटली सेल्फिश हूँ और मैं किसी पे कोई ध्यान नहीं देता, पर मैंने देखा है कि अगर मैं खुद पे ध्यान नहीं देता हूँ तो लाइफ में किसी भी और चीज़ पे ध्यान देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक सेल्फिश होना तो बहुत ही गलत तरीके से नेगेटिव कर दिया गया है। सेल्फिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कभी किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो एक भिखारी भीख नहीं दे सकता। यू हैव टू बी अ रिच पर्सन टू बी एबल टू गिव समवन समथिंग। तो उसी तरीके से जब तक आप अपनी वेलबींग के लिए वर्क नहीं करेंगे, आप दूसरों के लिए वर्क नहीं कर सकते। और खुद का ख्याल रखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू गेटिंग अ मसाज या गोइंग टू स्पा वगैरह। इट कैन सिंपली बी गोइंग टू अ मूवी अलोन, कोई ऐसी मूवी जो आपके साथ और कोई देखना नहीं चाहता, या कोई ऐसी मूवी जो आपको मालूम है आप देखना चाहते हो, तो आप अकेले जा सकते हैं वो मूवी देखने। एक और चीज़ जो मैं करता हूँ, मैं जानबूझ के हर हफ्ते थोड़ा सा डाउन टाइम शेड्यूल करता हूँ। यानी कि उस करीब 30 मिनट्स के टाइम में मैं कुछ नहीं करता, मैं फ़ोन चेक नहीं करता, मैं कंप्यूटर पे नहीं होता, मैं कहीं किसी से बात नहीं कर रहा होता, मैं सिर्फ शांति से बैठा होता हूँ। एंड मैंने देखा है कि सिर्फ इतने से डू नथिंग टाइम से ऐसी चीज़ें जो मुझे नेक्स्ट वीक करनी है, या ऐसी बातें जो मैं जनरली याद नहीं करता, वो मुझे याद आती हैं। द सिंपल एक्ट ऑफ सिटिंग अलोन ऑल्सो इज़ अ वे टू शो कि हाँ, हम अपने बारे में केयर करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड है हमारा, पर वो दुनिया भर की चीज़ों से ऑक्यूपाइड है। वो इसकी चिंता कर रहा है, वो पास्ट में जी रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, वो देख रहा है कि परिवार वाले क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक बॉस को क्या बोलना है, या एम्प्लॉयज़ को क्या काम डेलीगेट करना है, पर वो खुद के साथ नहीं है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल आर लिसनर्स कि डाउन टाइम होना चाहिए हर हफ्ते आपके पास अपने लिए। बेसिकली आपका समय आपको आपका नहीं लगता, क्योंकि आप अपने साथ कोई समय गुजारना ही नहीं चाहते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप फ़ोन वगैरह साइड रख के शांति से अपने साथ बैठे, पर जैसे आप ये करने लगेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक एग्जाम्पल भी है। देयर इज़ अ कॉमेडी सीरीज कॉल्ड मॉम, जिसमें इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मदर एंड डॉटर हु आर रीबिल्डिंग देयर लाइफ टुगेदर। और उसमें जो मदर है वो एक दूसरी मदर से बोलती है कि जब आपके पास बच्चे हैं और जिनका आपको ख्याल रखना है कॉन्स्टेंटली, अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप उनका ख्याल नहीं रख सकते। सच ए प्रोफाउंड स्टेटमेंट। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें लगता है कि एक बार बेबी हो गया तो आपको सिर्फ सारी अटेंशन बेबी को देनी है, पर ऐसा है नहीं। अगर आप खुद को अटेंशन नहीं देंगे तो आप स्ट्रेस के उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको अपना ही बेबी पसंद आना बंद हो जाएगा। ऑल्सो एज जैसा कि एयरलाइंस में बोला जाता है कि बगल के यात्री या बच्चे की मदद करने से पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगा ले। सो अनलेस यू आर सेफ, यू कैन नॉट एंश्योर दैट द पीपल अराउंड यू आर सेफ, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देम।
एग्जैक्टली और उस टीवी सीरीज में वो मदर डॉटर की लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट थी बिकॉज दे वर ड्रग एडिक्ट्स एंड अल्कोहल एडिक्ट्स जो अपनी लाइफ रीबिल्ड कर रहे थे. हम सबकी लाइफ शायद इतनी एक्सट्रीम नहीं है, बट द प्रिंसिपल स्टिल अप्लाइज कि आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आपसे रिलेटेड चीज़ें, आपसे रिलेटेड लोग, आपसे रिलेटेड सिचुएशंस का फिर आप ख्याल रख सकें. डेफिनेटली. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योर लाइफ. व्हाट इज द फोर्थ प्रिंसिपल जो आपकी लाइफ को गाइड करता है? जो फोर्थ प्रिंसिपल है मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है. मुझे लगता था कि ये गिवन है और बहुत ईजी है, पर ऐसा था नहीं. एंड दैट इज़ कॉन्वर्जेशन. व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जो एग्जैक्टली फील कर रहा हूँ उसको क्लियरली सामने वाले को बोलूँ. मैंने काफ़ी सफ़र किया है पास्ट में अपनी एक्चुअल बातें नहीं बोलने से, यानी कि मैं जो फील कर रहा था भले अच्छा था या बुरा था वो मैंने सामने वाले को बताया ही नहीं. मैंने बताया नहीं तो उन्हें कभी मालूम ही नहीं चला और काफ़ी वक्त गुजर गया और वो रिलेशनशिप्स ख़राब हो गई. उसके बाद मुझे समझ में आया कि आई शुड हैव बीन मोर आउटस्पोकन या आई शुड हैव स्पोकन अप ऐसे सिचुएशंस में जब मैंने बोला ही नहीं जो मैं फील कर रहा था. ये टिप बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है लोगों को समझाने के लिए कि कैसे कोई चीज़ें किसी पर्सन के लिए बहुत वैलिड होती हैं बट बाकी लोगों के लिए बहुत सेंस नहीं बना पा रही है. और अ पर्सन जो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है या जिसके रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ओपन और एक्सप्लिसिट है, उसके लिए ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल बहुत मायने ही नहीं रखेगा. बट क्योंकि आपकी लाइफ में उसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और उसको इम्प्रूव करने से आपकी लाइफ इतनी बेटर होती है, तो ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता है. सो ये समझना कि जो प्रिंसिपल्स किसी एक पर्सन के हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही ट्रू होंगे किसी दूसरे पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है. दैट्स वेरी ट्रू. और जब मैं कॉन्वर्जेशन की बात कर रहा हूँ व्हाट आई मीन इज़ कि मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत ही क्लियरली और बहुत ही ईजिली किसी को बताऊं बिना किसी एंगर के, बिना किसी रिजेंटमेंट के, बिना किसी कॉन्फ्रंट्रेशन के, जस्ट दैट कि सामने वाले को पता तो चले कि मैं एक्चुअली फील क्या कर रहा हूँ. कन्वर्जेशंस में एक बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें लगता है कि अगर हमारा इंटेंट सही है और हमने कोई चीज़ बोल दी है तो कन्वर्जेशन कंप्लीट हो गया. बट कन्वर्जेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि सामने वाले ने उसको सुन के क्या वही मतलब में समझा है जिस मतलब में हम इंटेंड करते हैं, और अगर वो चीज़ नहीं हुई है तो कन्वर्जेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. हम तो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स समझ जाएगा एंड दैट माइट बी ट्रू विद पीपल हु आर क्लोज टू यू फ्रॉम टाइम टू टाइम. पर मैंने अक्सर देखा है कि इवन इन योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप आप ऑनेस्ट नहीं होते. आप कई बार जो आपको बोलना होता है वो सामने वाले को बुरा ना लगे उस चक्कर में बोलते नहीं है. एंड दिस अगेन कम्स बैक टू सेल्फ केयर ओनली कि अगर आप अपना सच नहीं बोल सकते हैं किसी से तो फिर आपको आगे जाके काफ़ी तकलीफ होगी बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग योर फीलिंग्स कम आउट प्रॉपरली. हाँ, कहने का तरीका ज़रूर आपका डिफरेंट हो सकता है. जैसे कि आई मेक श्योर कि आई एम नेवर एंग्री जब मैं अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फीलिंग्स के साथ एक बड़ी अजीब चीज़ होती है कि इट इज़ नोबडीज़ फॉल्ट कि आपको कैसा फील हो रहा है. आप ऑलरेडी वैसा फील कर रहे थे और किसी के एक्शंस उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो दिस इज़ वन रीज़न कि मैं कभी भी कंप्लेन नहीं कर रहा होता हूँ, मैं कभी भी एंगर नहीं दिखा रहा था. मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि मुझे ये चीज़ ऐसी फील हुई, मेरे को ऐसा चाहिए था. एंड देन इट इज़ अप टू द अदर पर्सन कि वो आगे किस तरह की चीज़ें करता है. और सिर्फ बोल लेने से मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है. कन्वर्जेशन का इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप्स में और बढ़ जाता है क्योंकि हमें लगता है कि जो लोग हमें जानते हैं वो वही अज्यूम करेंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं, बट होता इसका बहुत कॉन्ट्ररी है. जो लोग हमें नहीं जानते या जिनसे हमारा लिमिटेड एसोसिएशन है वो तो हमारे वर्ड्स सुनते हैं, बट जिन लोगों को हम जानते हैं वो अजम्पशंस पे चलते हैं. उनकी माइंड की फीलिंग्स हमारे कन्वर्जेशन के वर्ड्स को ओवर पार कर लेती हैं एंड दे ओनली लिसन टू द थिंग्स दैट दे रियली वांट टू लिसन. तो वहाँ पे कम्युनिकेशन और कन्वर्जेशंस क्लियर रखना और उसी वे में डिलीवर करना जिससे वो प्रॉपरली रिसीव हो और वही मीनिंग कन्वे हो जो हम बोलना चाहते हैं और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. एक बहुत सिंपल सा कोट है जो मैंने अपने विजन बोर्ड पे भी लगा रखा है एंड दैट सेज कि स्पीक योर ट्रूथ इवन इफ़ योर वॉइस शेक्स. तो कोई ज़रूरी नहीं है जब आप अपनी बात रखने जाएंगे तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वो बात रख पाएंगे. हो सकता है आपकी आवाज़ काँपे, हो सकता है आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप बोलना चाहते हैं, जो भी आपका सच है, जो भी आपकी एक्चुअल फीलिंग है वो आप एक्चुअली बोलें. तो कन्वर्जेशन में करेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एग्जैक्टली. With this, we move to the last principle that you have for your life. Last principle of the top 5 principles, I should say. सो मेरा लास्ट प्रिंसिपल या लास्ट रूल बहुत ही सिंपल है एंड दैट इज़ आई लव टू एन्जॉय द स्मॉल थिंग्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को एन्जॉय करना जो जनरली लोग कॉन्शियसली एन्जॉय नहीं करते. एंड दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू कि
बारिश को एंजॉय करना या सनसेट को एंजॉय करना या सनराइज को एंजॉय करना। मैं कई बार ऐसी चीज़ें भी एंजॉय कर जाता हूँ जो कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट है, पर बिकॉज आई केयर अबाउट दोज थिंग्स तो मैं उनको एंजॉय कर लेता हूँ। वैसे भी कहा जाता है कि ब्यूटी और सारा जॉय तो छोटी चीज़ों में ही है, क्योंकि बड़ी चीज़ें तो लाइफ में कितनी बार होंगी। एक लाइफ टाइम में बड़े मोमेंट्स आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि 20 से 25 बड़े मोमेंट्स आते हैं, बट इट इज़ दो स्मॉल जॉयज़, अच्छी कन्वर्जेशन, बच्चे के साथ खेलना, एक अच्छा टॉक या एक अच्छी टी, दैट इज़ वॉट मेक्स द लाइफ वर्थ वाइल एंड वर्थ लिविंग ऑन अ डेली बेसिस। चाय तो स्पेशली, क्योंकि वो तो हमेशा ही मेरा मूड ठीक कर देती है। पर इसके साथ साथ मैं ऐसी भी चीज़ों को एंजॉय करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रांसफॉर्मर्स मूवी बहुत पसंद है, तो उसका जो टॉय फिगर मेरे पास, थैंक्स टू यू, जो आपने मुझे गिफ्ट किया था, वो रखा हुआ है। मैं उसको रोज़ देख के भी खुश हो जाता हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी कनेक्ट टू समथिंग दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू रोज़ का काम एंड सो ऑन। या फिर मैं किसी पुराने दोस्त को अगर मिलता हूँ, जो अक्सर मेरे साथ होता है, तो मैं उससे मिल के बहुत खुश हो जाता हूँ एंड आई ट्राई टू मीट देम विद द फुल फोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस ऑन सीइंग देम। तो ये सब करने का मेरा सिंपल सा रीज़न ये है कि जब मैं ये करता हूँ, दिस इज़ माई वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लाइफ को थैंक यू बोलूँ फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट इट हैज़ गिवन मी, और उसके थ्रू आई एम एबल टू सी कि जो बड़ी चीज़ें होती हैं मुझे उसमें और ज़्यादा खुशी होती है। सो हाउ डज वन गो अबाउट अप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स इन लाइफ? जब मैं भी बहुत सारी छोटी चीज़ों को देख के खुश होता हूँ, आप भी बहुत सारी छोटी चीज़ों को देख के खुश होते हैं, बट अगर मुझे ये फीलिंग आती है कि हाँ, अगर मैं और नोटिस करूँगा तो मैं ज़्यादा, मेरी बीइंग ज़्यादा अच्छी होगी। सो हाउ कैन वन मेक दिस चेंज कि वो ज़्यादा नोटिस कर पाए उन छोटी चीज़ों को? आई थिंक जब हम छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहते हैं या नोटिस करना चाहते हैं, तो हमारी लिस्ट हमेशा कॉमन चीज़ों से स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सनराइज, सनसेट, या फिर कहीं की सीनरी, या फिर हमारे आसपास की चीज़ें एंड सो ऑन। पर मुझे लगता है सही तरीका ज़्यादा ये है कि आप रियलाइज़ करो ऐसी चीज़ें जो आपको सच में पसंद है, और ये हर पर्सन के लिए अलग अलग होती है। जैसे मेरे लिए चाय है, आपके लिए कॉफ़ी का कप हो सकता है। जैसे मेरे लिए ट्रांसफार्मर का टॉय है, तो आपके लिए एक अच्छी नोटबुक हो सकती है। तो आपको ऐसी चीज़ें पता चलती जाएंगी धीरे धीरे एज यू स्टार्ट टू अप्रिशिएट वॉट यू ऑलरेडी हैव। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू एक्चुअली गेट दैट थिंग। जैसे मुझे स्पायरल नोटबुक्स बहुत पसंद है, तो मैं वेट नहीं करता हूँ किसी और के लिए कि वो मुझे स्पायरल नोटबुक गिफ्ट करेगा और फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा। मैं जानबूझ के खुद ही स्पायरल नोटबुक खरीद के ले आता हूँ, और जितनी बार मैं उसमें लिखता हूँ मुझे उतनी बार खुशी होती है। थोड़ा सा टेंजेंट पे जाते हुए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार हम बोलते हैं कि हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम वो कर लेते हैं या नोटबुक ले आते हैं, एंड कोई ऐसा पर्सन वहाँ पे होगा जो सोच रहा होगा कि यार ये ऐप खरीदना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, या मेरे पास तो इतना फंड्स नहीं है कि मैं ये भी खरीद लूँ, वो भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, इसका भी पेड सब्सक्रिप्शन ले लूँ। मैंने नोटिस किया लाइफ में, जब आप अबंडेंट बीइंग से रहना चालू करते हैं एंड यू स्टार्ट डूइंग एंड फॉलोइंग थिंग्स जो आपको सच में खुशी देती हैं, आपके पास फंड्स की कभी कमी नहीं होती। दैट डज नॉट मीन कि आप मटेरियलिज्म की तरफ चले जाओ और आप सब कुछ खरीदना चालू कर दें, बट अगर आपने ट्रूली आइडेंटिफाई किया है कि आपको क्या हैप्पीनेस देगा और क्या आपकी लाइफ में सच में इंप्रूवमेंट लाएगा, और आप उस पाथ को फॉलो करते हैं, तो आपके पास कभी फंड्स की कमी नहीं रहती। तो आपके पास कभी स्पायरल नोटबुक खरीदने की या कोई ऐप खरीदने की जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है, कभी उसके लिए 500-600 रुपये की कमी नहीं पड़ेगी, बट वो चीज़ सच में आपके लिए कोई मायने रखनी चाहिए। और इसीलिए जो ये वर्ड है फीलिंग, ये ज़रूरी है। जब भी हम इस टाइप का ऑब्जेक्शन खुद के लिए लेके आते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, या हमारे पास उतने पैसे नहीं है, या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें वो एग्जैक्ट चीज़ चाहिए जिसके लिए हमारे पास समय, पैसे या रिसोर्सेज नहीं है। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें जो फीलिंग चाहिए वो सिर्फ उसी से आएगी। पर ऐसा ट्रू नहीं है। जो फीलिंग मेरे वो छोटे से ट्रांसफार्मर टॉय से आ जाती है, मुझे पहले लगता था कि जब तक मैं ट्रांसफार्मर वाली कार टाइप नहीं खरीद लूंगा तब तक वो फीलिंग नहीं आएगी, एंड आई फिगर्ड आउट कि ऐसा एक्चुअली नहीं है, एंड दैट फोकसेस मी ऑन द फीलिंग। और अगर आप फीलिंग पे फोकस करेंगे तो आपको ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाएंगी। विद दिस ब्यूटीफुल टिप हम इस सेक्शन को एंड करते हैं और हमारे नेक्स्ट सेक्शन जो कि एक्सरसाइज ऑफ द वीक है उस पर मूव करते हैं। इस हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए हम चाहते हैं कि आप 10 ऐसे तरीके आइडेंटिफाई करें जिससे आप अपनी बॉडी के लिए लव शो कर सकें। ये तरीके वर्कआउट हो सकते हैं, या ज़्यादा पानी पीना हो सकते हैं, या बेटर मील लेना भी हो सकते हैं। बट हमारा एम यहाँ पे जनरलाइज्ड ऑप्शंस लिखना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक चीज़ें लिखें जो आप करने वाले हैं अपनी बॉडी के लिए, ताकि आप अपना लव शो कर सके बॉडी के लिए। तो जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि हम वर्कआउट करेंगे, सो लिस्ट डाउन कि हम हफ्ते में कितनी बार वर्कआउट करेंगे, कहाँ पे जाके वर्कआउट करेंगे और किस टाइम पे वर्कआउट करेंगे। ट्राई एंड मेक दिस लिस्ट एज स्पेसिफिक एज यू कैन।
और इस एक्सरसाइज को करने का रीज़न ये है कि हम जब भी अपनी बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम नेगेटिव बातें ही करते हैं। जब भी हम आपसे कहेंगे कि आपकी बॉडी के बारे में बताइए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपके बारे में क्या अच्छा है। यू विल स्टार्ट विथ मेरी बेली बहुत राउंड है, मेरे लेग्स बहुत पतले हैं या टेढ़े हैं, मेरे हैंड्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और स्ट्रांग होने चाहिए, या मुझे यहाँ वहाँ दर्द होता रहता है एंड सो ऑन। हम कभी भी अपनी बॉडी के बारे में अच्छी बातें बोलने में कतरा जाते हैं। एंड इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के लिए अगर एप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे अलग अलग तरीक़ों से, तो आप अपनी बॉडी को कभी भी अच्छा नहीं रखेंगे। और अगर आप बॉडी अच्छी नहीं रखेंगे तो आपका माइंड कभी भी ठीक नहीं रहेगा। हमारा बॉडी हमारा टेम्पल है, उसमें हमारी बीइंग रहती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके लिए लव शो करें। बट होता क्या है कि हम जनरलाइज प्रिंसिपल्स पे चलते चलते हैं कि हाँ ये करने से होता है, पर उसमें से हम कुछ करते नहीं है। सो ये लिस्ट आपको एक गाइडलाइंस देगी कि आप क्या कर सकते हैं वो लव दिखाने के लिए। इट कुड बी एज सिंपल एज कि हम 8 घंटे की नींद लेंगे। एंड जब आप वो चीज़ लिखते हैं और आप बोलते हैं कि मैं बेड 10 बजे हिट करूँगा, जो कि हमने बोला है कि स्पेसिफिक रहना है, तो आप डेफिनेटली वो लव शो कर रहे हैं। एंड दैट वुड शो इन योर बीइंग ऑल्सो। ये कुछ बहुत स्टूपिड सा भी हो सकता है, जैसे कि आप रोज़ सुबह उठ के अपने आप को कांच में देखें एंड यू जस्ट से आई लव यू। ये सोचने में और कहने में काफ़ी स्टूपिड लगता है, बट एज यू कीप डूइंग दिस आपको समझ में आएगा कि कैसे धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे। विद दिस वी एंड दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम एक बार वापस अपने लिसनर्स को बोलेंगे कि हम अपने 20th एपिसोड को अप्रोच कर रहे हैं, और ये 20th एपिसोड सिर्फ आप लोगों के बारे में। सो आप अपने क्वेश्चंस हमें contact@thegoodtalk.in पे भेजिए, और हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हम एपिसोड पे आंसर नहीं करेंगे, हम उन्हें रिटर्न ईमेल में कंप्लीट रिप्लाई देंगे बेस्ट टू आवर एबिलिटीज़। और ये पॉडकास्ट किसी के साथ भी शेयर करने के लिए आप उनको एक लिंक भेज सकते हैं thegoodtalk.in। वी आर योर होस्ट साइनिंग ऑफ। मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। बाय बाय। बाय बाय।